सभी को नमस्ते। मैं नीलम राजुड़े आप सबका इस सेशन में स्वागत करती हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना लेंगे। शंखं चक्रं जलौका दधतं ऋतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरोद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगदवन् प्रवृदावाग्निलीलम् ॐ नमामि धन्वन्तर्यादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां रागादिरोगान् सततानुशतकान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् उत्सुक्यमोहारतिराजगान यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै हे भगवान धन्वंतरी, हम आपकी कृपा से आज यह व्याख्यान में सहभागी हो सके हैं, इसलिए आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे भगवान, हमारे तन तथा मन से रजतम का आवरण नष्ट होकर हमें इस विषय का आकलन हो और हमारे दैनंदिन जीवन में तथा रुग्णों की चिकित्सा करते वक्त इसका उपयोग हो, ऐसी हमारी शरणागत भाव से प्रार्थना है। मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक नई लेक्चर सीरीज तंत्र युक्ति अध्ययन, इसके बारे में आप सबको बताऊंगी। इस सीरीज के कुछ फीचर्स: each Charkokta Tantra Yukti will be explained in detail. 75 plus hours of Guru Sanidhya, online learning opportunity, learn from 12 Vaidya Gurus. All recordings are available for 1 year. Certification available. 36 Tantra Yukti covered. Extra lectures and sessions to understand fully. इस लेक्चर सीरीज में एक स्पेशल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें वैद्य अभिजीत सराफ सर हमें व्हाट इज तंत्र युक्ति, डिफरेंट थॉट्स, यूज ऑफ तंत्र युक्ति इन संहिता वाचन, तंत्र युक्ति प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इस पे मार्गदर्शन करेंगे और ये लेक्चर सभी के लिए फ्री है। इसमें ये लेक्चर सीरीज 15 जनवरी 2024 से चालू होंगी। लेक्चर के टाइम 4 PM ऑनवर्ड्स होगा और लैंग्वेज हिंदी होगी। मैं आज जो हमारा लेक्चर है टेक्निक ऑफ संहिता वाचन, ये हम इस टॉपिक पे हमें वैद्य नंद कुलकर्णी सर मार्गदर्शन करेंगे। मैं सर की इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट में देती हूँ। एजुकेशन: वर्किंग एज PG स्कॉलर इन डिपार्टमेंट ऑफ शल्य, AIIA न्यू दिल्ली. Completed BAMS from Tilak Ayurved Mahavidyalay, BA Sanskrit from Tilak Maharashtra University in 2019, MA Sanskrit from Tilak Maharashtra University in 2021. Studied basic Grantha of Nyaya and Mimamsa Shastra in traditional Pathshala from Pandit Rajeshwar Deshmukh, a disciple of Pandit Devdatta Patil. Participated in Antarashtriya Vakyartha Sabha, a traditional conference on Bharatiya Shastra, held in Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi in 2019. Topic of Vakyartha, Nidan Panchakam. लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का टॉपिक जो है आज का वो है टेक्निक ऑफ संहिता वाचन, अ मैंडेटरी स्किल सेट। चतुर्मुख समारंभां वाग्भटाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। चतुर्मुख जो ब्रह्मा जी है, वहां से जो आयुर्वेद की परंपरा शुरू हुई है, वहां से लेके वाग्भटाचार्यों ने, जो वाग्भटाचार्य है, उन्होंने
चरक सुश्रुतादि जो ऋषि है उनमें और हम में जो अंतर है इसे कम करने की कोशिश की है, उन वाग्भटाचार्यों को भी नमन करके, जो हमारे आज तक के आचार्य है उन सब आचार्यों को वंदन करके, गुरु परंपरा को वंदन करके हम आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि इस व्याख्यान का प्रयोजन क्या है। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदः अपि प्रवर्तते। अगर प्रयोजन ही नहीं जाना है तो मंदबुद्धि व्यक्ति भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। तो पहले तो हमें जानना चाहिए कि इस व्याख्यान का प्रयोजन क्या है, संहिता वाचन क्यों करना चाहिए, संहिता वाचन करने के लिए जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहते हैं उन्हें हमें क्यों सीखना चाहिए, उससे हमें क्या फायदा है, ये सबसे पहले हमें जानना होगा। दीर्घजीवितम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः पाठ अवबोध अनुष्ठानैहि अधिगच्छति अतः ध्रुवम। ये अष्टांग हृदय संहिता के उत्तर स्थान का जो अंतिम अध्याय है उसमें ये सूत्र आया हुआ है। इसका अर्थ क्या है? अध्याय का पाठ अवबोध और अनुष्ठान करते हैं तो हमें दीर्घ जीवन, आरोग्य, धर्म, अर्थ, सुख, यश सबकी निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। और यही हमारा लक्ष्य होता है कि हमें दीर्घ जीवन, आरोग्य, धर्म, अर्थ, सुख, यश सभी चाहिए। तो उसका मार्ग क्या है? तो पाठ, अवबोध और अनुष्ठान। ये मार्ग हमें शास्त्र ने बताया हुआ है, तो इसी मार्ग से हमें चलना है। ये तो सबसे पहला प्रयोजन हुआ। उसके बाद आता है, ठीक है, ये प्रयोजन तो समझ में आया, ये मार्ग भी समझ में आया कि पाठ अवबोध अनुष्ठान करना है। तो ये भी तो जानना पड़ेगा कि पाठ मतलब क्या है, कहा पाठ मतलब क्या, कस्य पाठ, पाठ करना चाहिए पर किसका पाठ करना है। और अगर पता चला कि किसका करना है तो कथम पाठ, कैसे पाठ करना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। यही भी एक हमारा प्रयोजन है। आगे आता है अवबोध। अवबोध भी मतलब क्या, अवबोध का मतलब क्या है, कस्य अवबोधः, किसका अवबोध करना चाहिए, और कथम अवबोधः, अवबोध कैसे करना चाहिए। तो इस लेक्चर का यही प्रयोजन है। एक तो हमें दीर्घ जीवन वगैरह जो चीजें हैं ये प्राप्त करनी है, उसके लिए पाठ अवबोध अनुष्ठान करना चाहिए। तो पाठ के बारे में हमें जानना है, वो हमारा प्रयोजन है, और आगे अवबोध के बारे में जानना, ये हमारा प्रयोजन है। अनुष्ठान का विषय में जो जानकारी है वो अभी इस व्याख्यान का प्रयोजन हमारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस व्याख्यान के 3 भाग होंगे। पहला भाग तो यह है कि संस्कृतम सुगमम। सबसे पहली जो बात होती है आयुर्वेद का अध्ययन करने में वो है भाषा। जो संस्कृत भाषा है उसके विषय में हमारे मन में बहुत कुछ विचार रहते हैं, कुछ भय रहता है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा पहले देखेंगे, फिर पाठ और फिर अवबोध के बारे में देखते हैं। सबसे पहले संस्कृतम सुगमम। सुगम है संस्कृत, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है उसके विषय में कि ये कोई अन्य भाषा है, कठिन है, ये समझना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सुगम है, बहुत ही सरल है, आसान है, समझने के लिए सुगम है। इसमें भी देखेंगे कि ठीक है भाषा सुगम है जो भी है, पर सच में क्या जरूरत है संस्कृत की। आजकल संस्कृत भाषा क्या सच में जरूरी है? उसके बिना हमारा काम चल सकता है क्या? उसके बिना हम आयुर्वेद का अध्ययन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये देखेंगे। आयुर्वेद सीखने में अगर संस्कृत जरूरी है तो संस्कृत सीखने में क्या क्या समस्याएं हमें आती है वो देखेंगे। उसके बारे में देख के फिर समाधान क्या है, समस्या तो पता चल जाएगी पर उसका उत्तर क्या है, समाधान क्या है, उससे कैसे हम आगे बढ़े, ये देखेंगे। और फिर देखते हैं संस्कृत का अध्ययन अगर हमें करना है तो उसके अध्ययन की क्या पद्धति हो सकती है। पहले देखते हैं संस्कृत की आवश्यकता। क्या सच में संस्कृत आवश्यक है, नहीं है? सबको स्क्रीन पे एक वाक्य दिख रहा होगा। ये वाक्य पढ़ने के बाद क्या आपको सहजता से वाक्य पढ़ते पढ़ते अर्थ का ज्ञान हो रहा है या नहीं, ये एक बार आप खुद अपने आप से पूछ। टिका हो और नहीं किसी रूप में स्थिर हो, दो प्रकार की गति Excuse कर me, सकता sir. है, या तो Slides शुद्ध are not स्थानांतरण, changing.
अभी स्लाइड चेंज हो रही है? कौन सी स्लाइड दिख रही सर पहली वाली ही दिख रही है, टेक्निक ऑफ संहिता वाचन और मैंडेटरी स्किल सेट। है? ओके, एक बार मैं स्क्रीन रीशेयर करता हूँ। अभी विजिबल है स्क्रीन? यस सर। अभी स्लाइड कौन सी है, एक बार बता पाओगे? किमर्थम संस्कृतम समस्या समाधान अध्ययन पद्धति। ठीक। तो सबसे पहले हमें देखना है कि संस्कृत की आवश्यकता क्या है। ठीक है, ये एक वाक्य है जो किसी पुस्तक से लिया हुआ है। ये भाषा तो सबको पता है, हिंदी भाषा है। तो इस वाक्य को पढ़कर क्या आपको अर्थबोध सरलता से हो रहा है या नहीं, ये एक बार आप देख लो। मैं वाक्य पढ़ता हूँ। एक ऐसा दृढ़ पिंड जो न तो किसी चूल पर टिका हो और न ही किसी रूप में स्थिर हो, दो ही प्रकार की गति कर सकता है, या तो शुद्ध स्थानांतरण या स्थानांतरण एवं घूर्णन गति का संयोजन। इस वाक्य को पढ़ के मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को आसानी से वाक्य का अर्थबोध हुआ होगा। अब इस वाक्य को देखते हैं। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज नॉट pivoted or fixed in some way is either a pure translation or a combination of translation and rotation. The motion of rigid body which is pivoted or fixed in some way is rotation. अब ये दो वाक्य जो है, इनमें से कौन सा वाक्य हमें आसानी से समझ में आया? तो बहुत लोगों का उत्तर जो होगा वो इंग्लिश में जो लिखा है वो वाक्य हमें ज्यादा सरलता से समझ में आया होगा। ऐसा क्यों हुआ? ये दोनों भी एक ही वस्तु को बता रहे हैं, पर फिर भी हिंदी में जो लिखा था उससे हमें जो इंग्लिश में लिखा है वो चीज ज्यादा आसानी से समझ में आती है। इसका कारण क्या है? वो फिजिक्स का रूल था, और फिजिक्स एक शास्त्र है, और उस शास्त्र की जो भाषा है वो है इंग्लिश। इसीलिए उस शास्त्र की भाषा में जो लिखा है वो उसी भाषा में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझने में आसानी होती है। अगर हम किसी दूसरे भाषा में लिखी हुई उसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें समझने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इसलिए शास्त्र भाषा ये एक चीज हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। कोई भी शास्त्र हो वो किसी एक विशिष्ट प्रदेश में उत्पन्न होता है, उसका विकास किसी प्रदेश में होता है, और उस प्रदेश की जो भाषा है वो भाषा उस शास्त्र की भाषा बन जाती है। उसी भाषा में अगर हम उस शास्त्र को पढ़ते हैं तो समझना हमें अतिशय सरल हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा, फिजिक्स ही ऐसा शास्त्र है जो पाश्चात्य देशों में विकसित हुआ, अर्वाचीन शास्त्र है, और उन देशों में जो भाषा है इंग्लिश, उसी भाषा में अगर हम उस शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें समझने में सरलता होती है। Slides are not changing. अब आयुर्वेद के अभी भी स्लाइड्स का इश्यू आ रहा है? हाँ अभी आ गया, अभी ठीक है। अभी ठीक है, ओके। अब आयुर्वेद के बारे में अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेद का उगम जो हुआ है वो भारतवर्ष में हुआ है। कहाँ से लेके कहाँ तक? ब्रह्मा जी से लेके फिर अश्विनी कुमार, फिर चरक आदि ऋषि मुनि से हमारे हाथ में आयुर्वेद शास्त्र आया हुआ है। तो ब्रह्मा जी से लेके हम तक जो भी ये शास्त्र विकसित हुआ, प्राप्त हुआ, इसमें भाषा कौन सी रही? भारत
ऋषि ब्रह्मा जी से लेके आज तक की जो भाषा थी वो है संस्कृत। संस्कृत को देव भाषा इसीलिए कहा जाता है कि देवलोक में जो रहते हैं वो सभी कौन सी भाषा में वार्तालाप करते हैं, तो संस्कृत भाषा में वार्तालाप करते थे। तो उनकी नित्य व्यवहार की भाषा है संस्कृत। तो अर्थात आयुर्वेद शास्त्र जहाँ पे विकसित हुआ वहाँ की भाषा अगर संस्कृत है तो आयुर्वेद की भाषा कौन सी है, तो आयुर्वेद की भाषा भी संस्कृत ही है। इसीलिए आयुर्वेद की शास्त्र भाषा क्या है, तो वो है संस्कृत। इसलिए आयुर्वेद अगर हमें पढ़ना है तो हमें उसे संस्कृत भाषा में ही पढ़ना उचित है। किसी अन्य भाषा में अगर हम पढ़ते हैं, जैसे आज प्रायः सभी भाषाओं में आयुर्वेद के साहित्य उपलब्ध है, मराठी में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, शायद अन्य भी अनेक भाषाओं में उसका भाषांतर हो चुका है। तो क्या हमें भाषांतर का आधार लेना चाहिए या मूल संस्कृत भाषा में ही पढ़ना चाहिए? तो जैसे हमने देखा शास्त्र भाषा में ही हमें पढ़ना चाहिए। भाषांतर जो है, जो इंग्लिश, हिंदी, अन्य किसी भाषा में, मराठी भाषा में अगर वो उपलब्ध है तो क्या हमें उसे पढ़ना चाहिए? इसमें दो समस्याएं आती है। सबसे पहली समस्या, ये चित्र तो सबको पता होगा, ये कथा भी सबको पता होगी कि एक बड़ा हाथी है और 5-6 अंधे लोग हैं जिन्हें बोला गया कि आप इसे स्पर्श कर लो और बताओ कि आपको हाथी कैसे लग रहा है, आप हाथी का वर्णन करो। तो जिसने जिस सर स्लाइड नॉट भाग को, चेंजिंग। हाथी के जिस अवयव को स्पर्श किया, अभी है विजिबल? स्लाइड स्लो चेंज हो रहा है या बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है? रुक रहा है था, अभी अभी आ गए। जब भाषांतर हम पढ़ते हैं तो उसमें दो मेजर समस्याएं आती है। ये पहली जो कथा है, तो उसमें जैसे जिसने स्पर्श किया वैसे उसने हाथी का वर्णन किया। किसी को वो वॉल जैसा लगा, किसी को फैन जैसा लगा, किसी को रस्सी जैसा लगा। तो ये पहली समस्या आती है जब हम भाषांतर पढ़ते हैं। जो भी भाषांतर करता है उसने आयुर्वेद को जितना जिस प्रकार से जाना है उस प्रकार से वो हमें बताता है और हम उसी प्रकार से जानते हैं। हमें जानना तो हाथी को है, पर अगर हम सिर्फ पूंछ को हाथ लगा के हाथी का ज्ञान करना चाहे तो हमें हाथी रस्सी जैसा ही लगेगा, उसका यथार्थ ज्ञान हमें कभी भी नहीं हो पाएगा। वैसे ही आयुर्वेद इतना अथांग है, उसे अगर किसी भाषांतरकार ने अपने समझ से जितना समझा है, उसके आधार पर जो लिखा है उससे हम समझेंगे तो हमें यथार्थ ज्ञान आयुर्वेद का कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी समस्या ये है, ये जो चित्र दिख रहा है, जो पीछे बिल्ली है उसका चेहरा जैसे अभी दिख रहा है, क्या वैसे है या नहीं है? तो नहीं है, पर फिर भी हमें वो दिख रहा है क्योंकि जो देखना है, जिस बिल्ली को हमें देखना है उसके और हमारे बीच में कुछ ऐसी चीज रखी है जो हमें यथार्थ ज्ञान नहीं करा दे रही है। किसी दूसरे का चश्मा पहन के अगर हम किसी चीज को देखें तो हमें उस चीज का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। तो भाषांतरकार की नजर से अगर हम आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ेंगे तो हमें यथार्थ ज्ञान आयुर्वेद का नहीं होगा। शायद टूटा फूटा अलग पद्धति से, कई बार गलत पद्धति से आयुर्वेद का ज्ञान हमें हो सकता है। तो भाषांतर अगर हम पढ़ के आयुर्वेद समझना चाहे तो ये दो समस्याएं होंगी और इससे हमारा साध्य कभी भी पूरा नहीं होगा। हमें जो दीर्घ जीवित, आरोग्य, धर्म, अर्थ, सुख, यश सबकी प्राप्ति करनी है वो इस प्रकार के अध्ययन से कभी भी नहीं होगी। अगर हमें यथार्थ ज्ञान चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है पठतु संस्कृत। हमें संस्कृत पढ़ लेना चाहिए। अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हमें किसी और के नजरिए से आयुर्वेद को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें
जैसे आयुर्वेद है उस यथार्थ आयुर्वेद का ही ज्ञान मिलना संभव है। पर अब संस्कृत पढ़ना है तो फिर सबसे पहली बात तो यही आती है कि संस्कृत से बहुत डर लगता है। जैसे हम संस्कृत को देखते हैं, संस्कृत पढ़ना है, देखते हैं, तो तुरंत वहां से भागने का मन करता है कि नहीं, ये तो नहीं होगा हमसे। क्यों भय लगता है? एक तो सबसे पहले हमें लगता है कि ये संपूर्णतः अज्ञात भाषा है। अभी स्लाइड्स चेंज हो रहे हैं? नो सर। नहीं सर। अच्छा, आवाज प्रॉपरली विजिबल ऑडिबल है मेरा? यस सर। यस सर। ठीक है, मे बी नेटवर्क का कोई इशू है तो स्लाइड स्लोली चेंज हो रहे हैं। संस्कृत का भय हमें तीन मुख्य चीजों से लगता है। सबसे पहले तो है कि ये पूर्णतः अज्ञात भाषा है, हमने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, न संस्कृत के बारे में कुछ जाना है। तो ऐसी अज्ञात भाषा के बारे में हम, एक तो भाषा ही अज्ञात है, उस भाषा में लिखा हुआ कुछ शास्त्र हमें पढ़ना है, तो ये सबसे पहले हमें इस बात का डर लगता है। और फिर भी अगर कोई बोलता है कि ठीक है आप संस्कृत सीख लो, जैसे मैंने अभी कहा कि इसका समाधान जो है समस्याओं का, वो है कि आपको संस्कृत सीखना चाहिए, तो फिर बात ये है कि अब इस लेवल में आके, इस उम्र में आके, या फिर हमारे अध्ययन की स्थिति में आके फिर से नई भाषा सीखना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। कई लोगों को लगता होगा कि ये तो कुछ संभव है ही नहीं। तो ये दो तीन चीजें मुख्य रूप से हमें लगती है कि जिसकी वजह से हम संस्कृत से दूर भागते हैं। तो देखते हैं क्या ये जो भय है, क्या ये सच में है या मिथ्या भय है? हमें ऐसे ही लग रहा है भय। ये जो स्क्रीन पे अभी, मे बी स्क्रीन विजिबल है नहीं है मुझे नहीं पता, पर स्क्रीन में जो दिख रहा है, क्या हम उसे पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पाएंगे। अब जो वाक्य आ रहा होगा वो तो लिपि हमें पता है, पर फिर भी हम उससे पढ़ के कुछ अर्थबोध तो हमें नहीं हो रहा होगा। अब ये तीसरा जो वाक्य आया हुआ होगा, उस वाक्य को पढ़ के तो हमें अर्थबोध हो रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ? अभी स्क्रीन पर अगर कुछ वाक्य दिख रहा होगा तो उस वाक्य को पढ़ के क्या हमें अर्थबोध हो रहा है? वैद्यः औषधम ददाति। ये वाक्य सुन के भी क्या हमें अर्थबोध हो रहा है? वैद्यः औषधम ददाति। अज्ञात भाषा हम किसे कहेंगे? जिसकी लिपि हमें ज्ञात नहीं है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया, कुछ वाक्य लिखा हुआ था जिसकी लिपि हमें पता ही नहीं थी। जैसे प्रायः हमें दाक्षिणात्य जो भाषा है उनके बोर्ड, उनका लिखा हुआ कुछ देखने के बाद लगता है कि हमें लिपि पता ही नहीं है, तो हम क्या ही पढ़ेंगे। कई बार हमें लिपि पता चल जाती है, हम उसे रोमन लिपि में लिखते हैं, फिर भी हमें उसका उच्चारण ही पता नहीं है, उसको बोलते कैसे है यही पता नहीं है, तो हम उस भाषा को अज्ञात भाषा कहते हैं। कई बार हम ठीक है कहीं पे सुन के उच्चारण कर भी ले, पर उसके जो शब्द है उसका कोई भी अर्थ हमें पता है ही नहीं, किसी शब्द को हम जानते नहीं है, तो वो अज्ञात भाषा है। कई बार शब्दों का कुछ ज्ञान हमें होता है, कहीं पे देख के सुन के शब्द का सामान्य अर्थ तो हमें पता होता है, पर वाक्यों की रचना हमें पता नहीं होती कि ये वाक्य ऐसे ऐसे बनाया जाता है, तो तब वो भाषा होती है अज्ञात भाषा। तो अज्ञात भाषा किसे कहते हैं? जिसकी लिपि हमें ज्ञात नहीं है, जिसका उच्चारण हमें पता नहीं, जिसके शब्द, जिसकी वाक्य रचना हमें पता नहीं है, वो भाषा होती है अज्ञात भाषा। अब वैद्यः औषधम ददाति, ये लिखा तो देवनागरी लिपि में है, तो ये लिपि हमें पता है। ये शब्दों का उच्चारण करना, वैद्य शब्द, औषध शब्द, ददाति, ये तीन शब्दों का उच्चारण करना हमारे लिए नया है क्या? नहीं, ये तो हम उच्चारण भी कर सकते हैं। ये तीन जो शब्द है, क्या इनका अर्थ हमें पता नहीं है? अर्थ भी पता है। इस वाक्य की रचना हमें पता है कि नहीं? वो भी पता है। तो क्या संस्कृत सच में अज्ञात भाषा है? नहीं, हमारे लिए संस्कृत अज्ञात भाषा बिल्कुल भी नहीं है। ये अज्ञात नहीं है, अपितु ज्ञात भाषा है। अगर अभी स्क्रीन विजिबल है
तो स्क्रीन में कुछ शब्द आएंगे, आप अपने आप से पूछ लो कि क्या ये शब्द आपको ज्ञात है या अज्ञात है। स्वस्थ, रक्षा, आयु, शरीर, चिंता, शौच विधि, प्रातः, मृदु, अग्र, दंत, दंतमांस, अजीर्ण, कास, ज्वर, तृष्णा, नेत्र, शिर, कर्ण, हित, चक्षु, भय, मूर्छा, अपथ्य, अभ्यंग, जरा, श्रम, दृष्टि, त्वक, लाघव, कर्म, सामर्थ्य, मेद, क्षय, घन, गात्र, व्यायाम, बाल, वृद्ध, देह, स्नान, केश। ये ऐसे शब्द हैं जो हमें पता है। लाइट्स इन आर नॉट शब्दों के बारे में लाइट्स आर नॉट चेंजिंग सर। स्लाइड अभी भी नहीं है विजिबल बिल्कुल भी। नो सर, चेंज नहीं हुआ। एक सेकंड में थोड़ा नेटवर्क का इशू देख लेता हूँ, एक सेकंड देना मुझे। हेलो, यस सर, अभी अज्ञात भाषा वाली स्लाइड आ गई। आ गई है ना? ठीक है, देखते हैं अगर स्लाइड्स का होता है तो ठीक है, नहीं तो ऑडियो लेक्चर ही करेंगे। कुछ में भी नेटवर्क इशू आ रहा है। ये शब्द जो हमें दिख रहे होंगे अभी, अज्ञात भाषा का जो स्लाइड है, ये सारे शब्द हमें पता है। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं। तो संस्कृत भाषा जो है वो अज्ञात भाषा हमें नहीं लगनी चाहिए। शब्द भी पता है, लिपि भी पता है, उच्चार भी पता है, तो संस्कृत पढ़ना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये काम बिल्कुल ही आसान है। दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। हमने संस्कृत तो थोड़ा बहुत जान लिया, संस्कृत के बारे में जो डर है तो शायद वो निकल गया होगा। आगे जाके हमें करना है पाठ। जो 3 स्टेप बताए थे सबसे पहले श्लोक में, पाठ, अवबोध और अनुष्ठान, उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है पाठ। पाठ मतलब क्या? पुराने शास्त्रों में अध्ययन का एक अध्ययन की व्याख्या कुछ बताई है, जिसका ये व्याख्या जो है वो है गुरु उच्चारण पूर्वकम अनु उच्चारणम। गुरु उच्चारण पूर्वकम अनु उच्चारणम मतलब क्या? पहले गुरु उस वाक्य का उच्चार करेगा, उसके बाद शिष्य जो है वो उस वाक्य को अच्छे से सुन के उसे पुनः दोहराएगा। फिर से गुरु वाक्य बोलेगा, शिष्य जो है उसको दोहराएगा। फिर गुरु उसके बारे में जो जो वाक्य दोहराया गया है उसका अर्थ शिष्य को समझाएगा। तो ये जो है ये सामान्यतः अध्ययन की पद्धति है, जो भारतीय शास्त्रों के अध्ययन की पद्धति है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, गुरु किसी वाक्य का उच्चारण करता है और शिष्य उसे दोहराता है। ये जो अंश है ये है पाठ। तो आज तो ऐसा नहीं है कि साक्षात चरकाचार्य, सुश्रुताचार्य, वाग्भटाचार्य हमारे सामने बैठे हैं और वो हमें वाक्य बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। पर संहिता के रूप में हमारे सामने आज भी गुरु उपलब्ध है। तो जो संहिता में वाक्य लिखा है उसे पढ़ के हमें उसका उच्चारण करना ही संहिताओं के विषय में पाठ होगा।
तो पाठ किसका करना चाहिए? हमारे सामने तो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग संग्रह संहिता है। इसके पहले हमने पठन के बारे में कुछ ज्यादा कष्ट नहीं लिए थे, पर अभी हमें पाठ करना है, तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? हम सबको पता है कि चरक संहिता जो है वो गद्य और पद्य मिश्रित स्वरूप में है। सुश्रुत संहिता भी गद्य पद्य मिश्रित स्वरूप में है। अष्टांग संग्रह भी गद्य पद्य मिश्रित स्वरूप में है। अष्टांग हृदय संहिता जो है वो केवल पद्य रूप में है। तो प्रारंभ करते समय हमें जो पद्य रूप है अष्टांग हृदय संहिता, वहां से हमें शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। जैसे हमें पद्य ग्रंथ का पाठ करने की आदत बन जाए, उसमें हमें प्रागल्भ्य मिलने लगे, वैसे वैसे हमें गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथों तक जाना चाहिए और फिर चरक सुश्रुत संहिता को भी हमें पठन करना चाहिए। अब पाठ कैसे करें? सबसे पहले सबसे आसान जो चीज है, जो हम सबको पता होती है कि हम गाने तो बहुत सुनते हैं और गाने कभी भी, मुझे नहीं लगता कोई बैठ के गानों का पठन करता है। वो बस सुनते जाते हैं और अचानक से हम उन गानों को गुनगुनाने लगते हैं। कहीं पे भी हमने पुस्तक लेके उन शब्दों को सामने रख के गानों का पाठ नहीं किया होता है, फिर भी हमें गाने अच्छे से याद रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम गानों को बार बार सुनते हैं। तो आयुर्वेद संहिताओं के विषय में भी यही नियम हम लागू कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? अध्यायों को सुनना चाहिए, संहिताओं को सुनते रहना चाहिए। जैसे हम सुनते रहेंगे वैसे वैसे हमारे बुद्धि में वो शब्द फिट होते जाएंगे और आगे हम जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो अध्याय, वो संहिता, वो शब्द हमें आसानी से आना शुरू हो जाएगा। जो पठन हमें करना है उस पठन के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट रहेंगी। अगर हम छात्र हैं, बीएमएस पढ़ रहे हैं तो भी, और अगर हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेद तो हमने यूजी में पढ़ लिया, पीजी में पढ़ लिया, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर फिर भी हमें अगर पाठ करना है तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले तो विल पावर, हमें इच्छा होनी चाहिए कि हमें संहिता पठन करना है, संहिता का पाठ करना है। यह इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक हम पाठ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज है कमिटमेंट होनी चाहिए। आज हमने पठन किया, फिर 1 महीने के बाद किया, फिर 6 महीने के बाद किया, ऐसे करेंगे तो हम पठन कभी भी नहीं कर पाएंगे, संहिता का पाठ अच्छे से कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें कमिटेड रहना है कि हमें रोज नियमित रूप से विशेष समय दे के संहिता का पठन करना ही है। ये अगर कमिटमेंट रहेगी तो हम अच्छे से संहिता का पाठ कर सकते हैं। तीसरी चीज है पेशेंस। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज हमने पाठ शुरू किया, पठन करना शुरू किया, तो दूसरे तीसरे दिन ही हमें पाठ करने में प्रागल्भ्य प्राप्त हो। नहीं, हमारे लिए ये निश्चित रूप से नई चीज है। नई चीज को सीख के उसमें प्रागल्भ्य मिलने के लिए अवश्य समय लगेगा। तो इसमें हमें पेशेंस अवश्य रखना चाहिए। नित्य रूप से विशेष समय दे के कमिटमेंट से हम अगर पाठ करते रहे तो शीघ्र ही हमें इसमें प्रागल्भ्य मिल जाएगा। और थोड़े अंश में हमें संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए, जिस ज्ञान के आधार पर हम अच्छे से पाठ कर सके। तो कुछ संस्कृत का ज्ञान जो हमें होना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले तो है, संस्कृत में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वर कौन कौन से है? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग, ये स्वर है, ये सबको पता है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श, ये सारे जो है व्यंजन है, ये भी हम सबको पता है। इन सब के उच्चारण का एक विशिष्ट प्रकार होता है। जो अनुनासिक वर्ण है, जो क ख ग घ ङ, इसमें अंतिम जो वर्ण है, च छ ज झ ञ, इसमें जो अंतिम वर्ण है, ट ठ ड ढ न में अंतिम वर्ण है, ये सारे वर्ण जो है इनको कहते हैं अनुनासिक वर्ण, जिनका उच्चार मुख और नासा दोनों के आधार से किया जाता है। ङ, य, ण, न, म, इन सब में नासा का भी प्रयोग होता है, नासिका से भी हम उच्चारण करते हैं, तो इन्हें अनुनासिक कहते हैं। उनका उच्चारण उसी पद्धति से होना चाहिए। स्वर में ह्रस्व और दीर्घ, ये 2 प्रकार के स्वर है, एक है ई, एक है ई। उ, ऊ।
तो ये जो ह्रस्व और दीर्घ है इनका उच्चारण भी हमें ध्यान से करना होगा। कुछ अक्षर है जिनके उच्चारण में हमें हमेशा गलती होती है। एक है न, दूसरा है न। तो न और न ये दो अक्षरों में भिन्नता है। दूसरा है श और श, ये दोनों अक्षरों में भी भिन्नता है, श और श। कुछ संयुक्त अक्षर है जिनका उच्चारण भी हमें ठीक से करना चाहिए। जो क्ष है वो बनता है क अधिक श से, तो क्ष का उच्चारण भी हमें ठीक से करना चाहिए। और है ज्ञ, जिसका जोड़ होता है ज और ञ को मिलाने से। तो ज्ञ ये जो अक्षर है उसको भी हमें अच्छे से उच्चारण करना चाहिए। जो सूत्र और श्लोक अष्टांग हृदय संहिता अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने निश्चित कर लिया। तो उसमें क्या है, जो सूत्र है जो श्लोक है वो विशिष्ट छंद में बद्ध किए हैं, प्रायशः अनुष्टुप छंद में उनकी रचना की गई है। तो ये क्या होता है, छंद क्या होता है, एक मीटर होता है, एक लयबद्ध रचना होती है। वो क्यों है, उसे पढ़ने के बाद हमें उसे याद रखना आसान हो जाता है। पहला ही सूत्र है अष्टांग हृदय संहिता का, जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। इसमें एक विशिष्ट लय है, एक मीटर है, जिसे हम पढ़ेंगे तो हमें शब्दों को याद रखने में कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम रोज इन्हें पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो शब्द हमें ध्यान में रहेंगे, वो लय हमें ध्यान में रहेगी, वो बुद्धि में, वो जो लय है वो हमारी बुद्धि में इतनी फिट हो जाती है कि अपने आप ही अगले अगले शब्द हमें ध्यान में आने लग जाते हैं। तो ये छंद जो है, जो लय है, उसे हमें समझ लेना चाहिए। जब हम किसी श्लोक को पढ़ेंगे तो हमें उसे 3 भागों में बांटना चाहिए। एक तो है पूरा श्लोक जो 2 लाइन का रहेगा, एक है श्लोकार्ध जिसमें 2 में से आधी लाइन जो है वो आएगी श्लोकार्ध में, और तीसरा है पाद, श्लोक का 1/4 भाग। एक उदाहरण देखते हैं, जो श्लोक अभी हमने पढ़ा, आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। ये हो गया पूरा श्लोक। अब इसका श्लोकार्ध क्या है, आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम्, ये हाफ पार्ट जो है ये हो गया श्लोकार्ध। ऐसे ही दूसरा श्लोकार्ध क्या है, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः, तो ये है दूसरा श्लोकार्ध। अब इसका पाद क्या होगा श्लोक का, तो आयुः कामयमानेन, ये हो गया पहला पाद। दूसरा पाद हो गया धर्मार्थ सुख साधनम, ये दूसरा पाद हुआ। आयुर्वेदोपदेशेषु, ये हो गया तीसरा पाद, और चौथा पाद हो गया विधेयः परमादरः। तो एक श्लोक जो पूरा है उसका श्लोकार्ध है आधी लाइन और पाद है 1/4 लाइन। अब ये विभाग हमने क्यों किया, तो जब हम पढ़ते हैं तब हमें इन 3 विभागों में पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है वो पद्धति मैं आगे बताऊंगा। कुछ नियम हम जान लेते हैं। अनुस्वार का उच्चारण जो हमें करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, अनुस्वार के आगे जो भी वर्ण आएगा उस वर्ण के आधार पर अनुस्वार का उच्चारण करना चाहिए। एक वाक्य देखते हैं, वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। ये सूत्र सबको पता है। वायु, इसमें पित्त जो शब्द है उसमें है अनुस्वार पित्तम। अनुस्वार के आगे जो अक्षर है वो है कफ, क। तो अनुस्वार के आगे आया है क ये अक्षर। तो अनुस्वार का उच्चारण कैसे करना चाहिए, जो क वर्ग है, क ख ग घ ङ, तो इस वर्ग में अंतिम अक्षर कौन सा है, न। तो अनुस्वार का उच्चार कैसे करना चाहिए, न। वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। वायुः पित्तं कफश्चेति, पित्तं कफ, ऐसा उच्चारण अनुस्वार का करना चाहिए। ऐसे ही जहां जहां पे अनुस्वार आएगा तो अनुस्वार के आगे जो वर्ण है उस वर्ण के वर्ग में जो अंतिम अनुनासिक वर्ण रहेगा वही अनुस्वार का उच्चारण हमें करना चाहिए। अगर अनुस्वार के आगे य व र ल स श श ये वर्ण आते हैं तो क्या करेंगे,
क च ट त प, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें अनुनासिक वर्ण है, न य न न म, ये सारे अनुनासिक वर्ण उनमें है, तो वहां पे उच्चारण वैसे करेंगे। पर जहाँ पे य व र ल ये वर्ण आते हैं तो उच्चारण कैसे करेंगे? तो उसमें अनुस्वार का उच्चारण करना चाहिए औ। अनुस्वार का उच्चार होगा औ। एक उदाहरण देखते हैं, पित्तं सस्नेह तीक्ष्णोष्णौ लघु विस्रं सरंद्रवम। ठीक है, पित्तं सस्नेह, पित्त के आगे आया वर्ण स, तो अनुस्वार का उच्चारण हमने किया पित्तं सस्नेह। तीक्ष्णोष्णम लघु, उष्ण के आगे आया है ल अक्षर, तो उष्णं लघु। विस्रं सरम, तो जहाँ पे य व र ल स श श ह ये वर्ण अनुस्वार के आगे आते हैं, वहां पे हमें अनुस्वार का उच्चारण करना चाहिए औ। एक उदाहरण देखते हैं, आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम। कैसे करना चाहिए? आधा ह, आयुः कामय, क्या करना चाहिए? आयुः कामय, तो उच्चारण कैसे होगा? आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम। अगले वाक्य में आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। जो वाक्य के बीच में विसर्ग आता है उसका उच्चारण हमने कैसे किया? विधेयः परमादरः। और अंतिम जो आदर शब्द में अंतिम विसर्ग है उसका उच्चार कैसे किया? आदरः। यहाँ पे उच्चार पूरा किया है आदरः, और बीच में जो आता है आयुः कामय, इसमें ह का उच्चार जो विसर्ग का है वो आधा आता है। तो एक बार फिर से सुनते हैं, आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। विसर्ग के आगे अगर स श श ये अक्षर आते हैं तो विसर्ग का उच्चार हमें कैसे करना चाहिए? स श श। विसर्ग का उच्चार हमें करना चाहिए स श श। उदाहरण देखते हैं, तेभ्योऽतिप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः। प्रायः ये जो शब्द है इसके आगे आया है स अक्षर, तो विसर्ग के आगे अक्षर आ गया स, तो विसर्ग का उच्चार कैसे करना चाहिए? स। प्रायः सारतरोच्चयः, प्रायः सारतरोच्चयः। ठीक है, विसर्ग के आगे अगर स श श आते हैं तो विसर्ग का उच्चार भी स श श ऐसे ही होगा। इसमें और एक उदाहरण, स्निग्धशीतो गुरुर्मन्दश्लक्ष्णो मृत्स्नस्थिरः कफः। इसमें विसर्ग का उच्चार कैसे है? स्निग्धशीतो गुरुर्मन्दश्लक्ष्णो मृत्स्नस्थिरः कफः। आगे देखते हैं, जब हमने देखा कि एक श्लोक है उसका एक श्लोकार्ध है, उसका एक पाद भी है, तो जब हम एक पाद का पठन करते हैं तब हमें संधि एक साथ नहीं बोलने चाहिए, संधि को विग्रह करके, संधि को तोड़ के ही उसे पठन करना चाहिए। जैसे इस वाक्य में है, अष्टावंगानि तस्याहुश्चिकित्सायेषु संश्रिता। ये तो पूरा वाक्य पढ़ लिया। जब हम इसको पाद भाग में विभाग करेंगे तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? अष्टावंगानि तस्याहुः चिकित्सायेषु संश्रिता। तो यहाँ पे हमने संधि को तोड़ के फिर उसका उच्चारण किया, अष्टावंगानि तस्याहुः चिकित्सायेषु संश्रिता। अगला नियम है, जहाँ पे संयुक्त अक्षर आता है, जहाँ पे जोड़ करके अक्षर आता है, उसके पहले जो अक्षर है उस पे हमें थोड़ा सा जोर लगाना चाहिए। यहाँ पे एक वाक्य है, समधातु समस्ता सुश्रेष्ठा निंदा द्विदोषुचाः। तो इसमें श्रेष्ठा में श्रे ये जो अक्षर है ये कैसा है? संयुक्त अक्षर है, तो इसके पहले का जो वर्ण है उस पे हमें थोड़ा सा जोर देना चाहिए। समधातु समस्ता सुश्रेष्ठा, समधातु समस्ता सुश्रेष्ठा, तो ये सु अक्षर है उस पे हमें थोड़ा सा जोर देके उच्चार उसका करना चाहिए। ह्रस्व और दीर्घ
ये जो वर्ण है इसके विषय में भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो ह्रस्व अक्षर है उसका उच्चार कैसे करना है? तैर्भवेद विषमस्तीक्ष्णो। विषम शब्द में जो वी है वो कैसा है? ह्रस्व है। तो उसका सही उच्चार क्या है? तैर्भवेद विषमस्तीक्ष्णो। इसका उच्चार अगर हम ऐसे करें तैर्भवेद विषमस्तीक्ष्णो तो ये गलत उच्चार है। विषम और विषम, इसमें विषम ये उच्चार सही है। और तीक्ष्णो, इसमें ती कैसा है? दीर्घ है। तो हमें उच्चार कैसे करना चाहिए? तीक्ष्णो। तीक्ष्णो ये उच्चार गलत है। तीक्ष्णो ये उच्चार हमें करना चाहिए। और एक उदाहरण, कोष्ठः क्रूरो मृदुर्मध्यो। क्रूरो, इसमें उकार कैसा है? दीर्घ है। तो उसका उच्चार हमें करना चाहिए क्रूरो, ना कि क्रूरो। क्रूरो करेंगे तो वो ह्रस्व हो गया। क्रूरो ये योग्य उच्चार है। मृदुर मध्य दू जो है वो ह्रस्व है, तो मृदुर ऐसा ही उच्चार करना चाहिए, ना कि मृदु। मृदु करेंगे तो वो दीर्घ हो गया। तो उच्चार जो है वो है मृदु। अब देखते हैं पाठ की पद्धति क्या है, पाठ कैसे करना चाहिए। तो जो 3 विभाग हमने देखे, एक है पाद, एक है श्लोकार्ध, एक है पूरा श्लोक। तो जब भी हम पाठ करने बैठते हैं तो हमें सबसे पहले उस श्लोक का एक पाद, हर एक पाद को 7 बार बोलना चाहिए। जैसे 7 बार हम पाद बोल के पूरा करेंगे, उसके बाद अगले पाद में जाना चाहिए, अगला पाद 7 बार, तीसरा पाद 7 बार, चौथा पाद 7 बार। ये होने के बाद श्लोकार्ध को 7 बार, पहला श्लोकार्ध 7 बार, दूसरा श्लोकार्ध 7 बार, और अंत में जो पूरा श्लोक है उसे 7 बार हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम हर एक श्लोक को इस पद्धति से पढ़ते हैं तो शीघ्र ही हमें पूरा का पूरा श्लोक, आगे जाके पूरा अध्याय और आगे जाके पूरी संहिता कंठस्थ हो सकती है। एक उदाहरण शीघ्र देखते हैं। एक श्लोक है, आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। तो ये जो पूरा श्लोक है इसका ये पहला पाद है, आयुः कामयमानेन। तो पाठ की पद्धति में क्या करना है हमें? ये पहला पाद है, इसे 7 बार बोलना है। आयुः कामयमानेन, आयुः कामयमानेन, आयुः कामयमानेन, ऐसे इसे 7 बार बोलना है। फिर आगे जाके धर्मार्थ सुख साधनम, धर्मार्थ सुख साधनम, इस पाद को 7 बार बोलना है। फिर आयुर्वेदोपदेशेषु, इसे 7 बार बोलना है। विधेयः परमादरः, इसे भी 7 बार बोलना है। फिर श्लोकार्ध को, आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम, आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम, ऐसे 7 बार बोलना है। फिर आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः, इसे 7 बार बोलना है। और अंत में जाके पूरे श्लोक को हमें 7 बार बोलना है। इस पद्धति से अगर हम श्लोक पढ़ते जाएंगे तो हमें पूरी संहिता भी कंठस्थ हो जाएगी। इसमें एक टाइम टेबल रहता है कि जैसे हम एक श्लोक को आज पढ़ना शुरू किया, दूसरे श्लोक को कल पढ़ेंगे, या फिर अगर हम संभव है तो 5 श्लोक हर दिन के डिसाइड कर लेंगे। तो आज अगर हमने श्लोक को 5 बार पढ़ लिया तो पहले दिन हम सिर्फ पाद जो है उनको 7-7 बार पढ़ेंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे? पाद को 7-7 बार पढ़ेंगे, फिर श्लोकार्ध को भी 7-7 बार पढ़ेंगे। तीसरे दिन हम पाद को पढ़ेंगे, श्लोकार्ध को पढ़ेंगे और पूरे श्लोक को भी 7-7 बार पढ़ेंगे। ये तो हो गया। अब चौथे दिन हम क्या करेंगे? जो पहले हमारे 5 श्लोक हैं उन सबके पाद, श्लोकार्ध और श्लोक को पढ़ेंगे, और अगले 5 जो श्लोक हैं, नए 5 जो श्लोक हम लेंगे उनके पाद को 7-7 बार पढ़ेंगे। अगर इस सीक्वेंस से हम जाते रहेंगे तो हमारा पुराना जो श्लोक है, जो 5 श्लोक पहले दिन से शुरू किए थे, उनका रिवीजन होता रहेगा और नए 5 श्लोक हर दिन ऐड होते रहेंगे, और जल्दी से जल्दी हमें अध्याय और संहिता का कंठपाठ करना संभव हो जाएगा। इसके लिए ये कुछ YouTube लिंक है, जो नियम हमने देखे उन नियमों को अगर हमें फिर से सुनना है, फिर से देखना है, तो ये कुछ YouTube के लिंक है जो मैं ग्रुप पे भी भेज दूंगा। और जो मैंने कहा कि हमें सुनना है, बार बार हमें सुनते रहना है, तो अष्टांग हृदय संहिता का पूरा जो पाठ किया हुआ है वो हमें सुनने के लिए भी YouTube पर उपलब्ध है, उसकी भी प्लेलिस्ट में ग्रुप पे भेज देता हूँ।
और जो हमने देखा कि हमें पाद करने हैं, श्लोक करना है, श्लोकार्ध करना है, श्लोक के पाद भी करने हैं, तो ये हमें रेडीमेड इस विकी बुक्स के लिंक पे उपलब्ध है। वो बस हमें खोलना है, सामने रखना है और उस एक एक पाद को लेके हमें पढ़ना है। आगे चलते हैं। आगे है अवबोध। अवबोध का मतलब क्या है? अवबोध शब्द बनता है अव और बोध, ये दो शब्दों से। इसमें अव इस शब्द का अर्थ है निश्चय और बोध शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो अवबोध शब्द का अर्थ बनता है निश्चित ज्ञान। अब हमने पाठ जो कर लिया उसका हमें क्या करना है? निश्चित रूप से ज्ञान भी प्राप्त करना है। उन शब्दों का निश्चित ज्ञान भी हमें प्राप्त होना चाहिए। तो अवबोध किस लिए करना है? सुश्रुत संहिता में एक सूत्र है, यस्तु कर्मसु निष्णातो धार्ष्ट्यात् शास्त्र बहिष्कृतः स सत्सु पूजां न आपनोति पदम चर्चति राजतः। जो ऐसा व्यक्ति है जो कर्म करने में निष्णात है, जो चिकित्सा करने में निष्णात है, पर जिसने क्या किया है? धाड़स किया है, उसने कुछ धैर्य दिखाकर ऐसा कर लिया कि किसी से अनुभव लेके, कहीं उधर उधर देख के, सुन के चिकित्सा करना शुरू कर दिया। उसने कभी शास्त्र को पढ़ा ही नहीं। जैसे हम बहुत बार देखते हैं जो बंगाली बाबा रहते हैं, जो टेंट लगा के बताते हैं कि हम आयुर्वेद की दवा देते हैं, आयुर्वेदीय चिकित्सा करते हैं। उन्होंने कभी कोई शास्त्र पढ़ा नहीं होता है। वो परंपरा से आए हुए चीजों को समझ के, जान के, किसी से सुन के उसके आधार पर चिकित्सा करने लगते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, वो सत लोगों में, जो विद्वान लोग हैं, उनमें कभी भी उनकी प्रशंसा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं रहता है। और प्राचीन काल में जो सबसे कड़ी शिक्षा मानी जाती थी वो क्या थी? वध की शिक्षा, मृत्युदंड की शिक्षा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा ने मृत्युदंड देना चाहिए। तो संहिता को ना पढ़ना, संहिताओं का अध्ययन ना करना, उसका अवबोध ना करना, ये इतना बड़ा पाप है जिसके लिए मृत्युदंड देना चाहिए, ऐसा सुश्रुताचार्य ने खुद बोल के रखा है। तो ये हमारा सबसे पहला कर्म बनता है कि हम संहिता को अच्छे से पढ़ें और संहिता का अवबोध अच्छे से करें। इससे क्या होगा? अगर हम योग्य रीति से, प्रॉपर मेथड से संहिता को पढ़ें तो हमें फ्लॉलेस अंडरस्टैंडिंग होगी। किसी भी दोष के बिना हम संहिता को अच्छे से जान पाएंगे। अब ये अवबोध करने के क्या क्या सोपान है, क्या क्या लेवल्स है? तो बेसिकली 4 लेवल में हमें अवबोध करना चाहिए। सबसे पहला बेसिक लेवल क्या होता है? ओवरऑल मीनिंग, एक ग्रॉस मीनिंग हमें समझना चाहिए। जब हम सूत्र पढ़ते हैं तो सूत्र का एक सामान्य सरल अर्थ हमें जान लेना चाहिए। ये होती है पहली लेवल। दूसरा स्तर क्या है? दूसरी लेवल क्या है? तो हमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानना है, हर एक शब्द का अर्थ हमें जानना है। ये दूसरा स्तर हो गया। तीसरे स्तर में क्या है? हमें एक शब्द का अर्थ पता तो चल गया, सूत्र का पूरा अर्थ भी समझ में आया। उसके साथ साथ हमें टीका का भी अर्थ पता होना चाहिए। टीका के भी हर शब्द का अर्थ हमें पता चलना है। ये हो गई तीसरी लेवल। और चौथी जो लेवल है अवबोध की, इस लेवल में हमें क्या करना चाहिए? सबसे सारे शब्दों का, सारे टीकाओं का अर्थ तो पता चल ही गया, पर पूरे संहिता में कई बार क्रॉस रेफरेंस होते हैं। सूत्र स्थान अध्याय 1 का जो संदर्भ है वो सूत्र स्थान 30 में कहीं पे लगता है, चिकित्सा स्थान के 5वें अध्याय में कहीं लगता है। तो ये दोनों संदर्भ एक दूसरे को जोड़ना और इन दोनों को जोड़ के जो भी अर्थ निष्पन्न होता है उस अर्थ को जानना। कई बार चिकित्सा करते वक्त जो हमें अनुभव आते हैं सूत्र को चिकित्सा में उपयोग करने के बाद, उन अनुभवों के आधार पर भी हमें सूत्रों का अर्थ अच्छे से पता चलता है। तो यह अंतिम लेवल होती है अवबोध की। तो ये 4 लेवल में हमें अवबोध करना चाहिए। ये अवबोध की प्रोसेस लाइफ टाइम हमारी चलती रहेगी। 1, 2, 3 ये 3 लेवल तक तो हम पहले पहुंच पाएंगे। तीसरे से चौथी लेवल तक हम लाइफ टाइम में पहुंचते ही रहते हैं। तो ये हमें हमेशा अध्ययन में ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें लेवल 1 और लेवल 2 ये दो हमारे टारगेट होने चाहिए। लेवल 1 क्या है? ओवरऑल मीनिंग। सूत्र पढ़ने के बाद हमें ग्रॉस मीनिंग पता चलना चाहिए, सरलार्थ पता चलना चाहिए। और लेवल 2 जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग, हमें हर एक शब्द का ज्ञान मिलना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है सरलार्थ। लेवल 1 क्या है? ग्रॉस मीनिंग, ओवरऑल मीनिंग, सरलार्थ हमें जानना चाहिए। वो क्या होता है कि एक जनरल एक्सप्लेनेशन है, जो सूत्र में लिखा है उसका सामान्यतः अर्थ क्या है वो हमें समझ लेना चाहिए। एक उदाहरण देखते हैं।
वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। ये एक सूत्र है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसका सरल अर्थ हमें क्या जानना चाहिए? वायु पित्त कफ 3 दोष होते हैं। ये ग्रॉस मीनिंग हमें सबसे पहले लेवल में समझना है। ये तो अब ऐसा है कि जैसे हमने पहले देखा कि संस्कृत के शब्द हमें कुछ ज्यादा अपरिचित नहीं है, वो हमें ज्ञात है। तो जैसे हम ये वाक्य पढ़ते हैं वायु पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः, ये पढ़ने के बाद ही हमें सामान्य अर्थ पता चलता है वायु पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं। ये सरल अर्थ हमें पता चला। तो ये कैसे पता चलना चाहिए कि जो वाक्य हम पढ़ते हैं उसमें पहले हमें क्या ढूंढ लेना चाहिए कि इसमें हमें परिचित शब्द कौन से है? वायु पित्त कफ, हाँ ये हमारे परिचय वाले शब्द है। त्रयः, त्रय मतलब क्या है? 3। दोष मतलब दोष, तो ये हमें पता है, ये शब्द परिचित है, तो हमने ये ढूंढ लिए। उसके बाद जो कुछ बचे हुए शब्द रहते हैं जिनका मीनिंग हमें पता नहीं है, तो उनके बारे में उनका अर्थ जानने की हमें कोशिश कर लेनी चाहिए। तो वो कोशिश कैसे करेंगे? एक तो हमारे पास शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होती है, उसका आधार ले, या फिर यहाँ पे हम ट्रांसलेशन की मदद ले सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि हमें भाषांतर के आधार से आयुर्वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि भाषांतर का आधार लो, तो यहाँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाषांतर का आधार लेना चाहिए। पूर्णतः भाषांतर पे ही हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। बस जहाँ पे हमारी मर्यादा है, जहाँ पे हमें अपरिचित शब्द आ रहे हैं, बस वहीं पे हमें भाषांतर देख लेना चाहिए और वहां से शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए। इस पद्धति से हमें सूत्र का सरलार्थ जान लेना चाहिए। तो हम लेवल 1 का अवबोध पूरा कर लेंगे। तो अब हमें आगे जाना है लेवल 2 पे। लेवल 2 क्या है? हमें एक एक शब्द का अर्थ जानना है। तो हर एक शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग हमें जान लेना चाहिए। उसके बाद हम क्या कर पाएंगे? सूत्र का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वर्ड टू वर्ड, वो हम जान पाएंगे। वही एग्जाम्पल देखते हैं। वायु पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः, ये सूत्र हमने लिया। तो इसमें शब्द कौन कौन से हैं? वायु पित्तं कफः च इति त्रयः दोषाः समासतः, ये सारे शब्द हैं। तो हर एक शब्द का अभी हम अर्थ जानना है। वायु मतलब वात, पित्तम मतलब पित्त, कफः मतलब कफ, च इसका मतलब है और, इति इसका मतलब है ऐसे, त्रयः इसका मतलब है 3, दोषाः मतलब दोष, समासतः इसका मतलब है संक्षेप से। तो अब हमें क्या अर्थ मिला है? वायु पित्त कफ ऐसे 3 दोष संक्षेप से होते हैं। तो देखो पहले हमें ग्रॉस मीनिंग क्या मिला था? वायु पित्त कफ 3 दोष होते हैं। अब हमने लेवल 2 में आ गए, थोड़ा सा अपग्रेड हो गए, एक एक शब्द का डिटेल अर्थ हमने जान लिया। तो हमें अर्थ क्या मिला? वायु पित्त और कफ ऐसे 3 दोष संक्षेप से होते हैं। तो पहले और दूसरे अर्थ ज्ञान में, अवबोध में थोड़ी सी एक रिफाइनमेंट आ गई, एग्जैक्ट अर्थ हमें सूत्र का पता चला। तो ये शब्दार्थ की पद्धति क्या है? तो हमें कैसे करना है? जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है कि हमें शब्दों को जोड़ना है। जो भी अलग अलग शब्दों का अर्थ हमें पता चलता है, उन्हें हमें अच्छे से योग्य तरीके से अगर हम जोड़ देते हैं, तो हमें पूरे सूत्र का सरल अर्थ, शब्दार्थ, एग्जैक्ट जो अर्थ है वो हमें पता चलेगा। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वाक्यार्थ का जो ज्ञान है, सूत्रार्थ का जो ज्ञान है, वो करने में सबसे पहले हमें करना है पदच्छेद, उसके बाद करना है अन्वय, और उसके बाद हमें जानना है अर्थ। तो पदच्छेद मतलब क्या? पदानाम छेदः, जो पद है, जो शब्द है सूत्र में, उनको छेद करना चाहिए। सूत्र में क्या होता है? संधि समास किए हुए होते हैं, शब्दों को जोड़ के रखा होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हम हर एक शब्द को सेपरेट करना है। जैसे हम एक एक शब्दों को अलग करेंगे, हमारे पास एक एक शब्द का अर्थ जानने के लिए भिन्न भिन्न सेपरेट किए हुए शब्द हमें मिलेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? उन शब्दों को एक प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर सेंटेंस की, प्रॉपर वाक्य की रचना में लाना है। वो कैसे लाएंगे? विभक्ति के आधार पर हमें उनको एक सरल वाक्य में रचना करनी है।
ये विभक्ति का ज्ञान हमें आगे करना है, वो हमें आगे कुछ स्लाइड में मैं बताऊंगा। वो जैसे हम एक सरल वाक्य रचना में उनको बिठाएंगे तो उसके बाद हमें क्या पता चलता है, सरल अर्थ, एक सिंपल वर्ड टू वर्ड मीनिंग हमें पता चल जाएगा। पदच्छेद कैसे करते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्ततः। अब इस सूत्र को हम पदच्छेद करते हैं, हर एक पद को छेद करके सेपरेट करके अलग अलग करेंगे। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थः रक्षार्थम आयुषः शरीर चिंतां निर्वर्त्य कृत शौच विधि ततः। यहाँ पे क्या किया मैंने, जो भी संधि है, जो भी समास है, उन सबको अलग अलग करके भिन्न भिन्न शब्द बना दिए। तो ये हो गया पहले पदच्छेद। अब पदच्छेद करने के लिए जरूरी क्या है, क्या जानना जरूरी है, हमें किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट यही है कि हमें संधि का ज्ञान होना चाहिए। तो हमें संस्कृत में जो संधि है उनके बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। तो बेसिक जब हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो इस चीज पे ध्यान रखना है हमें कि हमें संधि के बारे में जानना है। जब संधि के बारे में जान लेंगे तब हमें पदच्छेद करना आ जाएगा। अगली चीज है, अगला स्टेप है अन्वय। ये 3 वाक्य सुनो जो मैं बोल रहा हूं। राम ईट्स फ्रूट, ईट्स राम फ्रूट, फ्रूट ईट्स राम। मैं फिर से बोलता हूं, राम ईट्स फ्रूट, ईट्स राम फ्रूट, फ्रूट ईट्स राम। शब्द वही 3 है, पर मैंने उन 3 शब्दों का सीक्वेंस 3 वाक्यों में अलग अलग कर दिया। तो क्या ये तीनों वाक्यों का अर्थ सेम है या तीनों वाक्यों का अर्थ भिन्न भिन्न है? तो इंग्लिश भाषा में तो 3 वाक्यों का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। संस्कृत भाषा का ये वैशिष्ट्य है कि संस्कृत भाषा में शब्दों की रचना में, शब्दों की वाक्य में पोजीशन कोई भी हो, वाक्य का अर्थ बदलता नहीं है। जैसे रामः फलम खादति, ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को हम बदल देते हैं, फलम रामः खादति, फलम रामः खादति। इसमें भी अर्थ बदलता नहीं है, खादति रामः फलम, ये और भी सीक्वेंस चेंज कर लिया। इन तीनों में से किसी भी वाक्य का अर्थ बदलता नहीं है, तीनों भी सीक्वेंस में वाक्य का अर्थ वही रहता है। तो ये संस्कृत भाषा का एक बहुत अच्छा वैशिष्ट्य है। और इसी का आधार लेके जो पद्य ग्रंथ है, जो अष्टांग हृदय है, उसमें श्लोक जो है उनकी रचना की जाती है। सरल वाक्य में कई बार श्लोक का जो छंद है, जो लय है, वो बन नहीं पाती है। तो जैसे लय बने वैसे हम शब्दों को वाक्य में कहीं पे भी उनको रख सकते हैं। उनको कहीं भी रखने के बाद भी अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पर जब हम अर्थ ज्ञान करने लगते हैं तब हमारी आसानी के लिए, हमारे लिए अर्थ ज्ञान करना सुलभ हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उन्हें एक सरल वाक्य के सीक्वेंस में रखते हैं। जैसे खादति रामः फलम, ऐसा अगर वाक्य हमारे सामने आता है तो हम उसे चेंज करके रामः फलम खादति, इस प्रकार से उसका अन्वय करके फिर अर्थ का ज्ञान करते हैं। अब अन्वय करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी होता है, हमें कारक और विभक्ति, ये 2 कंसेप्ट जानना जरूरी है, जिसका बस ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। आगे हमें जब अध्ययन करना है तब हमें कारक और विभक्ति, ये 2 चीजों का अच्छे से अध्ययन करना होगा। कारक मतलब क्या है, वाक्य में, हर एक वाक्य में क्रियापद होता है और अन्य कुछ शब्द होते हैं। तो कारक क्या है, कारक इज अ रिलेशन ऑफ एवरी वर्ड विथ क्रियापद ऑफ द सेंटेंस। तो वाक्य में जो क्रियापद है उस क्रियापद के साथ अन्य जो शब्द है उनका जो भी संबंध है, उस संबंध को बोलते हैं शास्त्र में कारक। तो ये हो गया कारक। और विभक्ति क्या है फिर, तो ये जो संबंध है, ये जो 2 शब्दों के बीच में संबंध है, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव एक हर शब्द में होता है, वो उसे कहते हैं विभक्ति। जैसे रामः, ये रामः में एक विभक्ति है, कारक क्या है, वो है कर्ता। खादति, ये जो क्रियापद है, खाने की जो क्रिया है, उसका कर्ता कौन है, राम है। तो रामः खादति, इसमें राम हो गया कर्ता, तो ये कर्ता, ये क्या है, कारक है। तो ये हो गया कारक। अब ये पता कैसे चलेगा वाक्य में, रामः फलम खादति, ये वाक्य सुनने के बाद रामः, इसमें कर्ता, ये कारक है, यह हमें कैसे पता चला, तो विभक्ति से। रामः, इसमें जो विसर्ग आया है ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये प्रथमा विभक्ति है।
तो ये प्रथमा विभक्ति रिप्रेजेंट क्या करती है? कर्ता नाम के कारक को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले दिखती क्या है? विभक्ति दिखती है। वो क्या है? कारक का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हमें विभक्ति पता चल गई वाक्य को पढ़ के, तो उस विभक्ति के आधार पर हमें उसका कारक भी पता चल जाता है। और जैसे हमें कारक पता चलता है तो हमें रिलेशन पता चल गया। तो रिलेशन के आधार पर हम वाक्य को एक प्रॉपर रचना में लगा सकते हैं। कारक कौन कौन से हैं? 6 कारक होते हैं। एक है कर्ता, दूसरा है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 प्रकार के जो है संबंध होते हैं। सब कारक मतलब क्या है? संबंध है। तो ये 6 संबंध होते हैं 2 शब्दों में। और इनके रिप्रेजेंटेटिव क्या है? जो कर्ता नाम का कारक है उसका रिप्रेजेंटेटिव है प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, करण तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति और अधिकरण सप्तमी विभक्ति। षष्ठी ये जो विभक्ति है वो क्रियापद से संबंध को नहीं दर्शाती है, वो केवल किसी भी 2 शब्दों का जो संबंध है उसे दर्शाती है। ठीक है, तो ये हो गया कारक और विभक्ति। ये 2 कंसेप्ट है जिन्हें हमें जानना चाहिए। अब हम देखते हैं अन्वय कैसे करना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। ये सूत्र हमने पढ़ लिया, तो हमने पहली स्टेप कर ली। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थः रक्षार्थम आयुषः। ऐसे हर एक शब्द को हमने क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया, पदच्छेद कर लिया। अब फिर हमने ढूंढ लिया इसमें से क्रियापद कौन सा है। इसमें क्रियापद है उत्तिष्ठेत। अब इस उत्तिष्ठेत नाम के क्रियापद के साथ हम अन्य शब्दों का जो भी रिलेशन है उसे ढूंढ के उन शब्दों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाएंगे, तो हमें वाक्य क्या मिलेगा? स्वस्थः आयुषः रक्षार्थम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। स्वस्थः आयुषः रक्षार्थम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। ये अन्वय करने के बाद एक प्रॉपर सेंटेंस हमें मिल गया। अब जैसे हमें ये मिल गया तो अर्थ जानना तो एकदम आसान हो गया। कैसे? स्वस्थः मतलब क्या? स्वस्थ मनुष्य। आयुषः मतलब क्या? आयुष्य की। रक्षार्थम रक्षा के लिए। ब्राह्मे मुहूर्ते ब्राह्म मुहूर्त पर। उत्तिष्ठेत उठे। तो वाक्य का अर्थ क्या बन गया? स्वस्थ मनुष्य आयुष्य की रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूर्त पर उठे। तो इस पद्धति से सूत्र से पदच्छेद अन्वय करके हम सरलार्थ वाक्य के एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सरलार्थ पर शब्दार्थ पर पहुंच सकते हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। क्या है? लेवल 1 क्या थी? ओवरऑल मीनिंग। लेवल 2 था वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यही हमारे पहले 2 टारगेट रहते हैं। तो अवबोध करने के स्टेप्स क्या होंगे? पहले हम करेंगे सूत्र को पढ़ने के बाद पदच्छेद, हर एक पद को भिन्न भिन्न करेंगे। उसके लिए हमें संधि का ज्ञान होना जरूरी है। और दूसरा जो है अन्वय, ये जो अन्वय है उसके लिए हमें क्या है? कारक और विभक्ति ये जानना जरूरी है। ये अन्वय होने के बाद हमें क्या मिलता है? सरलार्थ मिल जाता है। अब अवबोध करने के लिए कुछ साहित्य उपलब्ध है या नहीं है? तो विकी सोर्स में ये एक लिंक जो है ये भी मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। इस सोर्स में क्या किया है? बहुत सारे अध्यायों का पदच्छेद और अन्वय ये कर दिया है पहले ही। तो ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे खुद के लिए, जो सूत्र पढ़ने के बाद खुद पदच्छेद और अन्वय करेंगे, तो क्या हमने सही अन्वय किया है या नहीं ये देखने के लिए हम इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। इस लिंक में जो अन्वय है उससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। उस अन्वय को देख के हम फिर आगे अर्थ को जान सकते हैं। जो मैंने बोला कि पदच्छेद और अन्वय करने के लिए कुछ बेसिक ज्ञान होना भी जरूरी है, तो वो कैसे? संधि नाम का एक एंड्रॉइड ऐप है, इसकी भी लिंक मैं भेज दूंगा। इस ऐप में छोटे छोटे एक्सरसाइज है जिससे आप संधि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जो आपको पदच्छेद करने में सहायता करेगा। जो शब्दों का अर्थ हमें जानना है उसके लिए कुछ डिक्शनरीज है, वाचस्पत्यम, शब्दकल्पद्रुम, अमरकोश। इसमें से आप शब्दों का अर्थ पता कर सकते हैं। धातु रूपमाला, शब्द रूपमाला, ये जो 2 ऐप है इसमें से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? विभक्ति। जो अन्वय करने के लिए जरूरी है विभक्ति, तो वो आप इस ऐप में ढूंढ सकते हैं। तो ये कुछ एंड्रॉइड ऐप है, ये लिंक है, ये रिसोर्स कुछ है जिसके आधार पर हम अवबोध करना सीख सकते हैं।
तो आज हमने देखा है, पहले तो संस्कृत से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। संस्कृत भाषा भले ही हमें अज्ञात लगे, नहीं लगे, पर वो ऐसी नहीं है। हमारे लिए संस्कृत ज्ञात भाषा है, परिचित भाषा है। तो उससे, उसके विषय में जो हमारे मन में डर है उसे निकाल के हमें संस्कृत भाषा के माध्यम से ही आयुर्वेद को पढ़ना है। उसमें पहले हमें पठन करना है, नित्य कंठपाठ करना है सूत्रों का। वो कैसे पर करना है उस पद्धति को मैंने बताया। उस पद्धति से हम अगर करते हैं तो हमें अच्छे से कंठपाठ हो जाएगा। कंठपाठ होने के बाद हमें अवबोध करना है, और इस पद्धति से अगर हम नित्य अर्थ सुखयश सबकी प्राप्ति है। धन्यवाद। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो अवश्य पूछ ले। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है, इस पे भी आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, किसी भी विषय की अगर क्वेरी है तो। एक तत्वावबोध नाम से प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जो यूट्यूब के कुछ लिंक है। तो उसमें यूट्यूब का एक चैनल भी है जहाँ पे संहिता अध्ययन, संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, इस विषय में कुछ ना कुछ कंटेंट आता रहता है जो आपके अध्ययन में सहायता कर सकता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है मुझे कांटेक्ट करें, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको भेज दूंगा, उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अगर अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो। थैंक यू सर फॉर द सेशन। अपन कंप्लीट करते हैं अभी। ठीक है।